नमस्ते। आवाज साहित्यिक संस्था मुनिकी ऋषिकेश एक बार फिर से आप सब लोगों के बीच अपने विशेष प्रतिभा के साथ मंच पर उपस्थित। मैं अपने सभी देवतुल्य दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और प्रणाम करता हूं। आज कार्यक्रम को हम थोड़ा विलंब से प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि तकनीकी समस्या के कारण हम लोग नहीं जुड़ पाए हैं। मैं इसके लिए हमें खेद है और आप सभी दर्शकों जो लंबे समय से हमारे इंतजार कर रहे थे, हमें लगातार बार बार फोन कर रहे थे, मैं उन सभी से क्षमा याचना करता हूं क्योंकि हम लोग 8 बजे से अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते थे, लेकिन आज कुछ तकनीकी समस्या के कारण हम लोग जुड़ नहीं पाए अपने मेहमान से। इसलिए मैं एक बार फिर से अपने सभी देवतुल्य दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कभी कभी विलंब हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमेशा की तरह आवाज साहित्य, संस्कृति और संवाद की त्रिवेणी को लेकर के इस पतित पावनी माँ जानवी गंगा भागीरथी के मंगलमय तट से प्रारंभ हम लोग करते हैं। हम लोग चलते हैं और नई नई प्रतिभाओं को आपके बीच लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। जो प्रतिभाएं निरंतर अपने जीवन में बुलंदियों को छूने का काम करती हैं, अपने जीवन की उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती हैं। जैसे आपने देखा कि कल की हमारी मेहमान जो बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पाती हैं, 17 वर्ष की उम्र में जिनकी आंखों की नेत्र ज्योति चली गई और उसके बावजूद भी वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने अपने को पर्वत की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। आज की हमारी मेहमान जो आप दर्शक दीर्घा में हमारे मेहमान दीर्घा में देख रहे हैं, हमारे साथ रेखा रतूड़ी जुड़ी हैं, देहरादून से योगाचार्य हैं। और रेखा जी के बारे में जितना कुछ बताया जाए बहुत कम है। आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ रेखा जी का। और रेखा जी के बारे में जिस रूप से हमने सुना पढ़ा सोशल मीडिया के अंदर कि उनके साथ भी जो समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं को जूझते हुए, उन चुनौतियों का सामना करते हुए रेखा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत के फूलों से अपने रास्तों को सींचते हुए वो निरंतर आगे बढ़ी है। एक अच्छी योगाचार्य के रूप में देहरादून के अंदर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्रकार के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं रेखा। और सबसे बड़ी विशेषता रेखा की एक साइकिलिंग करने के साथ साथ उन्होंने अपने उत्तराखंड देवभूमि के तीर्थ स्थानों को छूने का काम किया, जो कि बहुत असंभव काम था। उस असंभव को संभव बनाने में जो उनका योगदान है वो बहुत ही अतुलनीय और वंदनीय है और विशेष करके हम सबके लिए एक प्रेरणा पुंज के रूप में भी है कि उनके साथ क्या समस्या हुई वो अभी अपने मुखारबिंद से आप लोगों को बताएंगी। और उस समस्या को उन्होंने अपने जीवन की रुकावट नहीं माना, बाधा नहीं माना, अवरोध नहीं माना और वो निरंतर आगे बढ़ती रही और उस पथा को छूते हुए उन्होंने अपने इतनी बड़ी विजय, शारीरिक विजय जिसको हम कहेंगे कि जहां शरीर एकदम असक्षम हो गया था, उस असक्षमता को उन्होंने जुनून के साथ उस बुलंदियों के दरवाजों को तक पहुंचने का काम किया, जो हम सब के लिए, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। और विशेष करके हमारी बेटियों के लिए कि बेटियां किस प्रकार से हिम्मत के फूलों से अपने मार्गों को सींचने का काम करती है, अपने रास्तों को बेहतरीन बनाने का काम करते हैं। वो सारी बातें हम रेखा के माध्यम से सुनेंगे, रेखा रतूड़ी के माध्यम से। रेखा एक बहुत अच्छा योगा सेंटर चलाती है और उस योग सेंटर के अंदर हमारी जो बालिकाएं हैं, बालक हैं, जो भी लोग वहां पर आते हैं, उनको एक मोटिवेशनल ओरेटर के रूप में भी काम करती हैं, उनको प्रेरित भी करती हैं, उनके अंदर उत्साह भी भरती हैं, उनके अंदर ऊर्जा भी भरती हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से जो लोग कहीं ना कहीं निराशा के भाव को लेकर के चलते हैं, उनको रेखा रतूड़ी हमेशा ऊपर उठाने की बात करती। मैं रेखा का अपने दर्शक दीर्घा में तमाम दर्शकों के बीच बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ और मंच पर उनको आमंत्रित करता हूँ बहुत सम्मान के साथ में, स्वागत के साथ में। जी रेखा, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद करती हूँ आवाज साहित्य संस्कृति संस्थान का और सर का, जिन्होंने मुझे डॉक्टर सुनील दत्त थपलियाल जी का, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया है। जी सर बोलिए। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेखा जी, आपसे निवेदन है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया और तमाम चुनौतियों का आपने सामना किया, शारीरिक रूप से कुछ परेशानियां आ गई थी और उस परेशानी के बावजूद आपने अपने जीवन को इतना बेहतरीन, इतने हिम्मत के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। बताएंगे हमारे दर्शकों को कि वो समस्या क्या थी जिस समस्या के कारण आप एक बार हताश निराश हो गई थी, लेकिन जोश और जुनून से आपने फिर से अपने को खड़ा किया। इसके लिए आपके अंदर क्या जागृति पैदा हुई, इससे आपको कैसे अनुभव हुआ,
इसके पीछे क्या बात थी कि आप एक बार फिर से खड़ी हो गई हैं? मेरा निवेदन है, बताएंगे हमारे दर्शकों को जी। जी सर, मुझे 2019 में पैरालाइज हुआ था। पहले डेंगू हुआ था सर, डेंगू के बाद अचानक से पैरालाइज हो गया। पहले कभी लाइफ में बुखार तक भी नहीं आया, तो मुझे कभी जी डेंगू को मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। तो वो जब सीरियस नहीं लिया तो ऐसे ही करते करते उसने मेरा इम्यून सिस्टम खत्म करा और सीधा मुझे पैरालाइज 16 दिन बाद मुझे पैरालाइज पड़ गया। लोअर एब्डोमिनल, मॉर्निंग में लोअर एब्डोमिनल पड़ा और इवनिंग होते 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 पूरी बॉडी का फुल पैरालाइज पड़ गया। तो सर सारे हॉस्पिटलों में लेके गए, जहाँ सबने मुझे मना कर दिया। लास्ट में सिनर्जी ने मुझे लिया, वो भी किसी बड़े भैया की जान पहचान के कारण, रात को 2 बजे, जहाँ उन्होंने बिल्कुल ही मेरी हालत खत्म बता दी और 2 दिन वेंटिलेटर में डाल दिया कि मतलब कोई उम्मीद नहीं थी। और बट 2 माइंड होते, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। मतलब जो कॉन्शियस माइंड था वो तो खत्म हो चुका था, पर जो सबकॉन्शियस माइंड था वो काम कर रहा था। मैं फिर भी अपने आप को पॉजिटिव करते हुए कह रही थी, रेखा शाबाश, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू ठीक होएगी, तू ठीक होगी। मतलब बाहर से तो मैं बिल्कुल खत्म थी, कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने लिख के दे दिया था। बट फिर भी जब मेरा पॉजिटिव माइंड था, अंदर से जो मुझे मन था, जो मेरी सोच थी, वो था कि तू ठीक होएगी, तू ठीक होगी, बीक लाम, तू सही है, तू सही है। और मैं 2 दिन वेंटिलेटर के बाद फिर आईसीयू में आ गई। फिर आईसीयू में 10 क्या दिन बात। रही, फिर 10 दिन मिनी आईसीयू में रही। फिर ऐसे करके फिर सर उसके बाद उन्होंने घर भेज दिया, जिसमें मेरा शरीर का एक भी अंग काम नहीं करता था। मैं ऐसी बेड पे लेटी रहती थी। फिर जब मेरा शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता तो धीरे धीरे मतलब मेरा माइंड सोचता था कि मैं सोचती थी कि मेरी एक उंगली हिल रही है, मैं काम कर रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। रोज मैंने अपने ऊपर ऐसे ही काम किया। तो मैं मन ही मन महामृत्युंजय जप का उच्चारण करती थी आधा आधा घंटा, और ध्यान करती थी, ओम चैंटिंग करती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि योगा आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सत्ता है। जब मैंने योगा सीखा था तो ही मेरी विल पावर भी स्ट्रांग थी और मैं बहुत पॉजिटिव भी सोचती थी। अगर मैं योगा में नहीं क्या रहती तो बात। मैं ये सब चीज नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पर सिखाया रहता है कि आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप लंबा गहरा सांस लें और पॉजिटिव हो जाए। आप सोचिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, मतलब अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, आपने पॉजिटिव सोचना है। तो मैं उसी के ऊपर, और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कभी भी हराश नहीं हुई। मेरे को हमेशा लगता था कि मेरी बॉडी काम करेगी, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक, बल्कि मैं ठीक नहीं थी। मेरा एक हिस्सा भी उंगली का नहीं हिलता था, मेरी बॉडी बिल्कुल खत्म थी। फिर भी मैं सोचती थी पॉजिटिव कि मेरी बॉडी काम कर रही है, काम कर रही है। मैं अपनी मम्मी को बोलती थी, देख मेरी एक उंगली काम कर रही है, माँ आज हिल रही है, पापा देखो ये हिल रही है। और उसने रियल में जैसे जैसे मैं सोचने लगी वैसे वैसे उसने मेरी बॉडी में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरी बॉडी ने वर्क करना लग गया, जैसे मेरी उंगलियां हिलने लग गई पैर की। फिर धीरे धीरे मेरा, मैं बैठ नहीं पाती थी, ऐसे लेटी रहती थी बस। तो धीरे धीरे मैंने मतलब बहुत मेहनत करी, प्राणायाम करे और ध्यान करा। फिर जब मेरे हाथों ने काम करने लग गया तो मैं प्राणायाम करती थी। फिर धीरे धीरे मैं ऐसे करके फिर व्हील चेयर में आ गई। पहले मैं लेटी रहती थी, फिर व्हील चेयर में आने लग गई, फिर व्हील चेयर से फिर मैं वॉकर पे आने लग गई, फिर वॉकर से मैं डंडी पे आई। इतना कि एटलीस्ट जब मैं व्हील चेयर पे भी नहीं रहती थी तो फिर मैं ऐसे चलती थी जैसे एक बच्चा गुआई लगाता ना, इस टाइप जी चलती जी। थी मैं। पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से स्टार्ट करना, क्योंकि लोअर बैक जो थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मेरे को सिर्फ हफ्ते में, हर हफ्ते मेरा मेडिकल टेस्ट होने जाता था, पूरे टेस्ट होते थे मेरे सिनर्जी में। तो हफ्ते में एक ही दिन मुझे उठा के गाड़ी में ले जाया जाता था और फिर वहीं से मुझे टेस्ट करके और घर में फिर दोबारा बेड में रख दिया जाता था। मेरा 3 महीने यूरिन बैग लगा रहा, 6 महीने मैंने डायपर लगे रहे, क्योंकि मेरी बॉडी में सेंस नहीं था। फिर मैंने बहुत वर्क करा करा करा, फिर मैं क्या बोलते हैं व्हील चेयर से फिर मैं उसमें आई, वॉकर में आई, वॉकर से मैं डंडी पे आई, डंडी से फिर मैं सीढ़ियाँ चलना मैंने स्टार्ट करा। फिर सीढ़ियाँ चलने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं साइकिल लूंगी। फिर मैंने साइकिल में, साइकिल जब चलाती थी मैं जगह जगह गिर जाती थी, कोई मुझे उठाता भी नहीं था, क्योंकि मैं शाम के टाइम पे निकलती थी अंधेरे में, ताकि कोई देखे ना करके। तो जब मैं अंधेरे में क्या निकलती बात। थी तो फिर कोई उठाता नहीं था, तो मैं आवाज मारती थी, क्योंकि मैं ऐसे ही कपड़े पहन के जाती थी। तो एक दिन एक लड़के ने कहा कि मुझे लगा कोई झांझी गिरा है। तो तब उसने मेरी आवाज सुना तो बोला, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई लड़की गिरेगी ऐसा। तो फिर उसने मुझे उठाया। तो जी मतलब ऐसे धीरे धीरे स्ट्रगल हुआ। जी। जी सर। बहुत बड़ा संघर्ष था रेखा का। और रेखा रतुड़ी जिस तरीके से अपनी बात को रख रही हैं कि स्थिति परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, काफी संकट पैदा हो गया था। डेंगू के बाद शरीर ने काम करना बंद कर दिया, हताशा और निराशा चारों तरफ घेरने लगी।
लेकिन उनके अंदर जो एक आत्म ज्योति जिसको हम कहते हैं, वो आत्म ज्योति ज्योति जो प्रज्वलित हो रही थी, जिस ज्योति ने उन्हें इस घने अंधकार में भी कहीं ना कहीं मार्ग दिखाने का काम किया, वो ज्योति थी उनकी अंतः ज्योति, अंतः दर्शन। और उस दर्शन के लिए वो योग को सबसे बड़ा महत्व देती हैं कि योग के माध्यम से उनके अंदर जो पॉजिटिविटी थी, जो सकारात्मकता थी, उस सकारात्मकता ने इतने बड़े संकट से उनको निकाला, उभारा और वो आगे बढ़ी। कितनी बड़ी हिम्मत की बात है कि जिसके शरीर के रोम रोम कण कण में कोई जान प्राण नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, वो व्यक्ति सरसैया पर लेटा हुआ है और उसके अंदर जो जिजीविषा है, उसके अंदर जो उत्साह है, उसके अंदर जो लगन है, उसके अंदर जो विश्वास अपना है, परमात्मा का विश्वास है, उसके अंदर जो विल पावर, लॉजिक पावर कहेंगे या डिवाइन पावर कहेंगे, वो पावर उसके अंदर जो आत्म ज्योति को प्रज्वलित करने का काम कर रही है, उस आत्म ज्योति से वो अपने जीवन के हर अंधकार भरे रास्तों में भी एक उजाले की किरण सोच सकती है। रेखा रतुड़ी हम सबके सामने एक ऐसी मिसाल है जो डेंगू के समस्या से जूझ करके पूरे बॉडी के अंदर पैरालाइज हो गया था और चलने में असमर्थ थी। यानी जैसे कह रहे हैं कि 6 महीने तक वो सरसैया पर लेटी रही। उसको ये पता नहीं होता था कि हमारी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, दैनिक क्रियाएं होती हैं, वो किस प्रकार से हो रही हैं। बड़ा कठिन जीवन था। लेकिन रेखा के बारे में जब जब भी हम इस प्रकार की बात सुनते कि रेखा ने इतना बड़ा हिम्मत अपने अंदर जगाई स्वयं के अंदर, तो हम सैल्यूट करते हैं रेखा की उस तन्मयता को, उस आध्यात्मिक पावर को, उस आध्यात्मिक शक्ति को और उस योग शक्ति को, जिसने वापस उसको एक बार फिर से खड़ा किया। हम जानना चाहेंगे रेखा से कि जब वो साइकिलिंग की बात करी थी अभी कि मैं साइकिल चलाती थी और रास्ते में गिर जाती थी, मैं विशेष करके शाम के समय पे जाती थी ताकि कोई मुझे देखे ना। तो ये इतना बड़ा उत्साह आपके अंदर कैसे आया है और इस साइकिल ने आपको कहाँ तक पहुंचाया? धीरे धीरे जब आपने अभ्यास किया है तो कहाँ तक आप पहुंची है, कहाँ तक गई है और क्या क्या आपने अपने हिम्मत के फूलों को कैसे फिर बगीचे में खिलाना शुरू किया? मेरा निवेदन है रेखा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। रेखा जी। सर ऐसे करके मैं धीरे धीरे साइकिल चलाने लगी, फिर लॉकडाउन हो गया। फिर लॉकडाउन के बाद मैं जैसे थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग हुई, तो जैसे मैं किमाड़ी जाती थी, किमाड़ी से राजपुर रोड हो गया, रायपुर हो गया, फिर ऐसे ऐसे दूर दूर चलने लगी। एक टिहरी में एक क्या गांव बात। पड़ता है पोटा करके, फिर ऐसे ऐसे दूर दूर चलाने लगे। फिर ऐसे दिमाग में आया लोग के पोस्ट, सर मैं मोटिवेशनल वीडियो बहुत ज्यादा देखती थी, ज्यादा ना। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके मैं एक बार फिर मैं मसूरी गई, मसूरी से आना जाना करा। वाह। फिर एक बार पांवटा साहिब गई, फिर वहां से आना जाना करा। फिर ऋषिकेश गई, फिर वहां से आना जाना करा। फिर मुझे लगा हरिद्वार गई, फिर यहाँ से आना जाना। फिर मुझे लगा जब मैं यहाँ तक जा रही हूँ, मैंने किसी एक लड़की का वीडियो देखा था, उसने गूंजी साइड की थी, उसने गूंजी से और ओम पर्वत तक साइकिल चलाया था। तो फिर मैंने उसका देखा, तो ऐसे दिमाग में पता नहीं अचानक से कैसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी केदारनाथ होके आ सकती। माइंड में आया, तो फिर मैं योगा सिखाने जाती थी बच्चों को। तो फिर ऐसे ही बच्चों को सबको बोला कि पहले बच्चों को ही सबको करती थी कि कोई गाड़ियों में नहीं आएगा, साइकिल में ही आएगा, क्योंकि मैं भी साइकिल में आती हूँ, तो तुम लोग भी साइकिल में ही आओगे। सर जो भी क्या कार बात। में आता था मेरे सेंटर में, उसमें आता था, मैं बोलती थी ये देखो एक टाइम मिलता है तुम्हारा मॉर्निंग का, उसमें तुम आराम से आ सकते हो, उसके बाद घर जाके नहाओ धो, इतना तो तुम अपने के लिए कर ही सकते हो, तुम्हारा वार्म अप भी हो जाएगा और तुम लोग साइकिल में ही आओगे। तो मैं सबका ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं उस ग्रुप को लेके ही जाती थी सब जगह, जैसे ऋषिकेश हो गया, मसूरी हो गया, कहीं भी सब, मतलब हमारा मेरा 5 दिन क्लास होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता था। तो हर सैटरडे हम साइकिलिंग पे जाते थे और संडे रेस्ट करते थे। फिर ऐसे करके जाना स्टार्ट हुआ। तो फिर मैंने उन्हीं बच्चों को बोला कि चलो यार वहां चलते हैं। तो पहले सारे तैयार हो गए, हाँ हाँ मैम हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। मैं कहा चलो भाई। और जैसे लास्ट में हुआ, सारे मुकर गए कि दिमाग खराब हो गया, आप पागल हो गया, आप यहाँ पर लोग पैदल नहीं जा पा रहे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि मुझे इसके लिए साथ चाहिए था, क्योंकि घर वालों ने अकेला नहीं भेजना था, है ना, क्योंकि पहले से बीमार थी। फिर मेरे मामा का लड़का भी मेरे पास योगा आता था। तो फिर मैंने कहा यार अरविंद ये तो सारे मुकर गए एंड टाइम पे। तो उसने कहा कि दीदी ये नहीं जाएंगे, हम दोनों जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ना तू अपने घर पे बताना और मैं अपने घर वालों को बोलूंगा कि अड़ोस पड़ोस में भी मत बताना, अगर गए तो गए, नहीं गए तो वापस आ जाएंगे, कौन पूछ रहा हमें। तो मैंने कहा चल ठीक है। क्या तो उसने बात। बोला ठीक है दीदी। फिर हम पहले फिर 12 बजे तक हमने डीकैथलॉन से अपना सारा जरूरत का सामान सामान लिया और हम 12 बजे निकल गए। 12 बजे निकल के पहले तो रिस्पना पुल में ही मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मेरे को ठंडे से वो होती थी उस टाइम पे प्रॉब्लम। तो मैंने पानी पिया तो मेरी सांस ही नहीं आई। मैंने कहा ला यहीं पर दम तोड़ दे, अभी तो केदारनाथ कितना दूर है।
फिर वहां पर से उसने थोड़ा हौसला बांधा, तो फिर आगे ऋषिकेश का एयरपोर्ट से पहले ही मुझे बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लग गया, और मैंने जितने गर्म कपड़े पहने थे सारे उतारे और फुटपाथ होता है उसमें लेट गई, ओ, बिल्कुल बेहोश होके लेट गई। और फिर उसने बोला दीदी अभी तो 200 कुछ किलोमीटर दिखा रहा है, आप यहीं से हम मत आ रहे हो। फिर मैंने कहा थोड़ी देर यार मुझे रिलैक्स कर ले, अभी मेरे को लगता नहीं है कि मेरी बॉडी इतना काम करेगी। मतलब ऋषिकेश में जाती थी, पर क्या होता है कि माइंड में था कि केदारनाथ जाना है। अगर ऋषिकेश होता तो बहुत आना दूर जाना है। आदमी सेट कर देता, पर वो बहुत दूर का था। मेरा जी। माइंड फिर भी विचलित हो रहा था कि अगर मुझे कुछ होगा तो इसके ऊपर भी मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं तो गई गई, मतलब सबके सब इसके ऊपर सर पे चढ़ जाएंगे कि तू ऐसी लड़की ऐसे बीमार को लेके गया जब तुझे पता था। फिर वहां से हिम्मत बांधी तो फिर हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए। अब ऋषिकेश पहुंचे तो हम ना इधर के थे ना उधर के थे, और हमने टारगेट बना रखा था कि हमने 2.5 या 3 दिन में ही पूरा करना, हमने 160 किलोमीटर चलानी ही चलानी। हम ऋषिकेश में तो फिर ऋषिकेश के आगे तो हमें समझ में नहीं आया। हमने फिर एक लड़के को फोन किया कि भाई 82 साइड कहीं कमरा कुमरा कर देगा। उसने कहा वहां तो रेंट पे कमरे ही नहीं मिलते। हमने कहा यार कमरे नहीं मिलते तो हम, और उसने कहा इस रास्ते जाना भी मत, रात को बाग बुग लगा रहता है। हमने कहा यार हम तो ना इधर है ना हम उधर है, हम कहाँ जाएं। फिर मुझे याद आया कोई मेरे मामा जी जंगलात में ऑफिसर है, तो वहां पर जंगलात का वो है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि आप मेरा रहने का कर दोगे। उसने कहा हाँ, उन्होंने कहा हाँ तुम पहुंचो मैं करता हूँ। तो फिर हम रात को पहुंच गए थे वहां, इतनी स्पीड में, मतलब इतना डर था कि हमने 1 घंटे में ऋषिकेश से सीधा बियासी पहुंचे। इतनी स्पीड में हमने साइकिल चलाई, क्योंकि ना हम इधर के थे ना हम उधर के थे। सिर्फ एक दिमाग में था रास्ते में रुकेंगे तो कहीं भाग भूख ना खा दे, और यहाँ रुकेंगे तो मतलब हम फंस चुके थे। तो हमारा ये था कि बस चलानी है, रुकना नहीं है। हमने एकदम इतनी तेज चलाई और हम बयासी पहुंच गए। हम बयासी पहुंचे, बयासी पहुंचने के बाद फिर हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने हमारा रहने का करा। फिर हमने खाना खुना खाया, फिर रात हमने वहां बिताई। फिर दूसरे दिन हमने क्या किया, हम ठीक 4 बजे निकल गए। 4 बजे ठंडे ठंडे में इसलिए निकले क्योंकि तोता घाटी जो चढ़ाई है 22 किलोमीटर, बाप रे बाप, वो तो इतनी ज्यादा चढ़ाई की पूछो मत। तो हमने थोड़ा साइकिल चलाई, थोड़ा पैदल गए। किसी को हाथ, कोई हमें मुंह तक भी नहीं देख रहा था, हम किसी को हाथ दे रहे थे तो, क्योंकि चढ़ाई इतनी थी कि कोई ट्रेवल्स वाला हमारी तरफ देख ही नहीं सकता था, क्योंकि बैक मारती है ना वहां से गाड़ी, क्योंकि पूरी हम्म। चढ़ाई है तोता घाटी की बहुत भयंकर। फिर हमने वो क्रॉस करी और हम ठीक 2-2:30 बजे, उन मामा जी ने हमारा दूसरा खुद ही उन्होंने कर दिया था कि तुम साइकिलिंग पे कर रहे हो तो जगह जगह मैं रहने का करूंगा जहाँ जंगलात का होगा। तो उन्होंने हमारे इधर करा था 3 धारा साइड। तो हमने तो 2 बजे हम वहां पहुंच गए थे, क्या बोलते हैं उसका नाम, श्रीनगर, क्योंकि हमें तो अपना टारगेट पूरा करना था। फिर श्रीनगर पहुंचते के साथ ही एक आगे आता है सैनिक ढाबा, जी। फिर हमने दूसरे दिन वहां स्टे किया। फिर सैनिक ढाबा में फिर एक सर हैं, वो एसडीआरएफ में थे, मैं काफी टाइम से जानती थी उनको। तो फिर मैंने, मतलब रात को हम यही सोचते थे कि हमारी जान पहचान में कौन है और कौन हमारा रहने का कर सकता है। मेन हमारा कहीं जाने का नहीं था, हमें स्टे करने का होता था कि हम किसके थ्रू स्टे कर सकते हैं रात दूसरे। फिर मेरे माइंड में घुमा तो मुझे एकदम याद आया कि जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ में एसडीआरएफ की टीम होती है। तो मैंने फिर उनको कॉल किया, मैंने कहा सर एक हेल्प चाहिए, आप कर दोगे? उन्होंने कहा हाँ, तुम फाटा पार कर दोगे तो रहने का मेरी तरफ से है। ठीक है, वाह। मेरा दिमाग क्लिक कर गया। मैंने कहा कुछ भी हो अरविंद, आज हम पहुंचेंगे वहां। और हम सीधा सोनप्रयाग पहुंच गए। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम सच में सोनप्रयाग पहुंच गए? मैंने कहा हाँ सर हम पहुंच गए। वहाँ गौरी कुंड से पहले सोनप्रयाग पहुंचता है। मैं हाँ, हमने कहा हाँ। तो हमने वहाँ रूम पता करे तो 5,000 8,000। हमने उनको फोन किया, भाई आपने कहा था कि तुम पहुंचो रहने का मैं करूंगा, अब आप ही करो हमारा रहने का। तो उस दिन हमारा रहने का उन्होंने किया। फिर मैं 2019 में बीमारी से पहले पुलिस लाइन जाती थी योगा सिखाने, वाह। योगा टीम थी वहाँ, तो उसको सिखाने जाती थी। वहीं के एक नेगी सर है, वो मुझे रास्ते में जैसे चेकिंग चुकिंग नहीं करते वो मिल गए। मैं तो उनको नहीं पहचान पाई, उन्होंने एकदम से मेरे को पहचान लिया, अरे तुमने पहचाना, तुम मेरी टीचर थी ये वो। फिर रात का खाना उन्होंने वाह। करा हमारा, जो पुलिस का कैंप होता है, जो रात को उनको खाना मिलता है पुलिस वालों को, उन्होंने हमारा खाना किया। तो रात को हमने खाना वहां खाया। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैंने कहा अरविंद साइकिल तो मैं ऊपर लेके ही जाऊंगी भैया। उसने कहा दीदी आपका दिमाग खराब हो गया, ऊपर कैसे ले जाओगे आप? मैंने कहा नहीं भाई, साइकिल तो मैं इसी के लिए लेके आ रही हूँ। मतलब मैं एक तरफ से जिद्दी बहुत हूँ, जो करना है सो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, प्राण जाए। क्या बात है। फिर फिर उसको मैंने उसमें बिठाया, टैक्सी में बैठाया, 50 रुपए लिए उन्होंने आगे गौरी कुंड तक, और मैं साइकिल लेके गई। साइकिल लेके गई, फिर थोड़ा आगे ऊपर ऊपर गई, फिर हम शिफ्ट वाइज गए, जैसे थोड़ा वो ले गया थोड़ा मैं ले गया, ऐसे करके हम एक दिन हमको मतलब ऊपर केदारनाथ लगे। केदारनाथ लगे, फिर रात को वहां बहुत रात हो गई थी। पहले हमने अपना रहने का ढूंढा वहां, फिर रात हो गई थी। तो रात होने के बाद फिर मैंने कहा यार कैसे होगा। फिर हम लोग, फिर 2 पुलिस वाले खड़े थे, फिर उनके आगे हमने बहुत वो करी कि सर प्लीज हमें दर्शन करा दीजिए, हम साइकिल में आए और हमने सुबह निकल जाना।
तो फिर उन सर लोगों ने क्या किया, हम जानते नहीं थे, मतलब हमारे साथ भगवान भी था मेरे को लगता है। तो फिर क्या उन्होंने क्या बात। किया, पीछे से हमारे दर्शन रात को ही करा दिए थे। हमने उससे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी और वो, हम उन्हें जानते भी नहीं थे वो कौन है क्या है, और उन्होंने हमारे दर्शन करा दिए। फिर मेरे एक क्लासमेट था, तो उसके भाई ने मेरे को पहचाना और रात का खाना उसने अपने यहाँ फ्री में खिलाया केदारनाथ में ऊपर। अरे वाह। उसने मेरा हमारा रहने का भी किया। फिर वो क्लियर हुआ, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, इतनी बड़ी यात्रा, इतने दिन गए और हमारा सिर्फ 3-3 हजार रुपये खर्चा आया बस, क्या बात जो है। हमने सोचा भी नहीं था। और फिर उसके बाद फिर हम वहां से, फिर एक दिन जिस दिन हेली क्रैश हुआ था उस टाइम पे ना 2021 में, हाँ, जी जी। तो फिर हमने दूसरे दिन हम लोग, क्योंकि हमने रात को दर्शन कर दिए थे, सुबह तो बस दर्शन एक ही बार होते, फिर हमने सुबह साइकिल पकड़ी अपनी और सीधा नीचे। फिर नीचे इतनी बाढ़ आ गई थी, इतनी बाढ़, इतना तूफान आ रहा था, ऊपर हेली क्रैश हो गया था। फिर हम एक खच्चर, हमने कहा यार ये तो रिस्क है, इतना भी रिस्क नहीं उठाना चाहिए। हमने एक खच्चर वाले को बोला, भैया यार अपने खच्चरों के साथ हमें भी ले जा ले। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, खच्चर ले जाऊंगा तुम्हारी साइकिलें तोड़ देगा वो। मैं कहा नहीं तोड़ेगा, प्लीज तू सिर्फ नीचे तक हमें ले जा ले, और फिर इसके बाद हम चले जाएंगे। उसने कहा मुझे यहीं उतारने खच्चर। मैंने कहा तुझे यहीं उतारने खच्चर, तू हमें वहीं तक लेके जा। फिर उसने अपने खच्चरों के साथ हमारी साइकिल रखी। मैंने कहा भैया सेफ्टी से रखना है, अब देहरादून पहुंचना है। फिर आगे जाके क्या बात। एक जगह पड़ती है, मेरे को इतना याद नहीं है, पुल पार करके वहां पर उसने हमें उतार दिया था, थोड़े कुछ किलोमीटर पे। तो वहां तक जब तक बारिश मौसम ठीक हो गया था, फिर हमने अपनी साइकिल पकड़ी और हमने चलाते गए, रात के 11 बजे हम श्रीनगर पहुंचे, सुबह के निकले हुए। ओह माय गॉड। हाँ, और श्रीनगर में फिर कोई नोन थी, कोई लड़की थी जान पहचान की, वो हॉस्टल में रहती थी, फिर हमने उसके साथ स्टे किया रात को। फिर श्रीनगर पहुंचे, फिर उसके बाद श्रीनगर से हमने, फिर तो ढाल थी पूरी, कोई मतलब ही नहीं बनता था। फिर श्रीनगर से सीधा साइकिल पकड़ी और सीधा फिर ऋषिकेश पहुंचे, फिर दोबारा वहीं, क्या है आपका ये, जहाँ हम पहले रुके थे जंगलात के उसमें, और फिर सीधा घर। सर आप यकीन नहीं करेंगे, इतने दिन हमने साइकिल चलाई पर हमें कहीं पर भी हवा भराने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी साइकिल हाँ पंचर ये नहीं हुई, पूछना हमारी था। साइकिल टूटी नहीं, मतलब हमें कुछ नहीं हुआ। हमने ऋषिकेश के जब 7 मोड़ क्रॉस करे, 7 मोड़ क्रॉस करने के बाद जो पेट्रोल पंप पड़ता है वहां पर हमने अपनी साइकिलों पे हवा भराई। हमारे पास सब थे, पंप वगैरह सब थे, बट मतलब हमें भी एक चमत्कार सा लगा कि ना हमारी साइकिल खराब हुई, ना हमारी साइकिल टूटी फूटी, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसे गए हम जैसे कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। और फिर हम घर आ गए थे। फिर उसके बाद ऐसे क्या करके बात। हुआ, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में जाया कि यार इस साल हमने ये किया, अगले साल हम पशुपतिनाथ करेंगे। वाह। फिर अगले फिर अगले साल हमने, मतलब अभी 2022 में हमने पशुपतिनाथ, 23 में पशुपतिनाथ किया। पशुपतिनाथ के लिए हमने पहले एक लड़के का, पहले हमने वहां का पता किया, फिर उसके बाद हमने एक लड़का रहता है इधर, फिर हमने उससे बात करी, उधर बनबसा का है वो, इधर से जाते हुए बॉर्डर पार करते हुए, फिर हमने उसको तैयार किया, फिर हम 3 जने गए। तो सर दूसरे दिन हम नेपाल पहुंच गए थे, मतलब हमें खुद भी नहीं पता चला हम नेपाल पहुंच गए दूसरे दिन। हम यहाँ से गए, ये क्या बोलता है आपका, हरिद्वार हुए, हरिद्वार, मतलब हम हरिद्वार 1.5 घंटे में पहुंच गए थे अपने घर से साइकिल में, क्या बात। ऐसे। हाँ, और फिर ये नगीना, धामपुर, फिर नगीना पहुंचे हम, और नगीना में हमने थोड़ा माहौल वैसा देखा कि हमारे रहने लायक नहीं है, और फिर अंधेरा भी हो गया। फिर हमने कहा ये बताइए कि जहाँ पर सारे लोग मिक्स रहते हो कितनी दूर है। उन्होंने कहा ये पूरा हाईवे है और 22 किलोमीटर है, इसके आगे पड़ता है धामपुर। सर हमारे पास इतना कम टाइम था, हमने इतनी तेज साइकिल चलाई कि हम रात को धामपुर पहुंच गए। फिर हमने रात को वहां स्टे किया, मतलब देहरादून से निकले हुए हमने पहले दिन धामपुर स्टे किया। हमने इतनी साइकिल क्या चला बात। दी थी, हमें पता भी नहीं चलता था हम इतनी साइकिल चला रहे। दूसरे दिन हमने बनबसा का पुल क्रॉस कर दिया था, और फिर उसके बाद हमने एक दिन स्टे वाह। किया। फिर उसके बाद हमने 9 दिन पशुपतिनाथ पहुंचने में लगा। बहुत बड़ी यात्रा थी। हम्म। बहुत फिर बहुत आते हुए बढ़िया, क्या बात है। जी। सर, नेपाल पूरा पश्चिम को जोड़ने का काम आपने किया अपनी साइकिल के माध्यम से, और वास्तव में ईश्वर की कृपा ये थी कि वो साइकिल कैसी साइकिल थी जिस साइकिल में न तो हवा भराने की जरूरत पड़ी, ना उसने आपको इतना बढ़िया तरीके से, जैसे कोई ईश्वरीय कृपा आपके साथ लगातार जारी हो, और इतनी तेजी के साथ आप साइकिल चला रहे हैं, कहीं थकान नहीं, रुकान नहीं, झुकान नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, और उसके बावजूद भी आपके अंदर जो हिम्मत थी कि इतने खतरनाक रास्तों से होते हुए आप गई, और ऐसे माहौल, क्योंकि नगीना धामपुर की तरफ जैसे हम लोग जाते हैं तो काफी वैसे माहौल डरावना तो रहता ही है, जैसे भी है माहौल उधर का थोड़ा गड़बड़ रहता ही है। लेकिन आप ये सारी बाधाओं को पार करते हुए बनवासा तक पहुंच गए, और उसके बाद
कम समय के अंदर, बहुत कम समय के अंदर नेपाल जाना और नेपाल से वापस अपने गंतव्य जहां से निकले वहां वापस आना काफी कठिन था। बाबा सर केदार की बल्कि यात्रा, बाबा केदारनाथ की कृपा जी। मैं जब हम यहाँ से गए तो क्या होता है, जो नेपाल और उसका बॉर्डर है भारत का, तो उसमें बस एक ही बस जा सकती है, जो पुल है जिसे काली नदी भी कहते हैं ना, तो वो जी पुल जी। में क्या है, इतना तो रात हो गई थी, तो पहले उधर के लोग इधर छूटते हैं, फिर इधर के लोग उधर जाते हैं। तो पहले उधर के लोग आ रहे थे, फिर हमारी बारी थी। जब हमारी बारी थी तो मतलब एक मन में ऐसा होता है कि यार हम साइकिल में, और पीछे वाला हमारे कारण परेशान ना हो, है ना, हम धीरे धीरे चलाएंगे, क्या क्योंकि बात। बहुत कंजेस्टेड था वो पुल ना। तो मेरे को लगा कि यार हमें तेज चलानी चाहिए, हमें उसका कभी नॉलेज नहीं था ना, हम कभी गए थे, तो मैंने बहुत तेज साइकिल चलाई, बस पुल पार करने में इतना सा ही रह गया था। और पुल पार करने में जब इतना सा रह गया, तो मेरी साइकिल में वहां बहुत पुराने जमाने की रेल की पटरी रही होगी, है ना, हमें तो अंधेर में कुछ दिख ही नहीं रहा था। एकदम स्लिप खाई, और स्लिप करते ही मैं सीधा आधी उसके अंदर घुस गई, जो वो पुल है वहां पर ना, काली नदी को जोड़ता है। ओहो। और मेरा हेलमेट था, हेलमेट फंसा, आधी साइकिल फंसी और आधी मेरे कान में कुंडल था, वो पूरा फट गया, पूरा खून ही खून आने लग गया। और यहाँ से हमें थोड़ी देर ऐसे बेहोश से चित पड़ गई, चित पड़ी अचानक से, पता नहीं कैसे करके एकदम उठी, जो पीछे वाले ने आवाज दी, एकदम खड़ी हुई, मैंने देखा इतने लोग, मतलब उस टाइम पे मैंने अपने को नहीं देखा कि मेरे को क्या हुआ, मैं एकदम उठी और मैंने फटाफट करके मैंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि सारे लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि इतने लोग परेशान होते हैं, तो मुझे उसकी ज्यादा वो लगता है कि मेरे वजह से कोई परेशान ना हो। मैं एकदम से उठी, मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, और मैं क्रॉस होके साइड पे चले गई, और ताकि ट्रैफिक खुल जाए ना, क्योंकि इतना कम है, और उसमें भी हमें कुछ हो जाए तो कितने लोग, क्योंकि वो फिर बंद हो जाता है, उसका एक टाइम है, अगर तुम उधर हो तो फिर तुम इधर नहीं आ सकते, उसका एक टाइम है सीमित। फिर इधर क्रॉस किया, फिर जब इधर आई तो देखा, फिर इधर इधर फटा हुआ ये, फिर थोड़ी देर सांस सूस ली, मैंने कहा अरे ठीक है सब ठीक है चलेगा, फिर अपना फोटो फाटो रूल बनाया, और फिर जिसके यहाँ जाना था फिर उसके यहाँ गई। फिर उसके यहाँ जाके देखो, अरे यार पूरे खून ही खून हो रखा, यहाँ पूरा नीला हो गया, इधर पूरा नीला हो गया। मैंने कहा अरे तो सुबह उठ ही नहीं पाऊंगी मैं। हाँ तो फिर एक दिन उसी के यहाँ रेस्ट किया। मतलब मेरा बोलने का मतलब, अगर माइंड सेट है ना सर, तो कितनी भी बड़ी चोट लग जाए ना, आदमी भूल जाता है, वो बोलता है चलना कुछ नहीं होता, सब क्या चलेगा। बात। मतलब स्ट्रांग होना चाहिए। तो फिर ऐसे करके फिर दूसरे दिन से फिर हम उधर गए थे, ऐसा हमारे साथ हुआ। बहुत बड़ी भारी बात है रेखा जी, आपने इतना बड़ा हिम्मत का काम है आपका कि लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं और चीर कर कठिनाई को दीप बनकर जगमगाएं। आपको लक्ष्य, अपना जो टारगेट था, उस टारगेट को बिल्कुल भी चूकना ना पाए। जैसे एक बैट्समैन होता है या स्टंप को बचाने का उसका काम होता है, उसका टारगेट मात्र गेंद देखना होता है, वो ये नहीं देखता मैं गिर गया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। उसी तरीके की आपने सुखी चरितार्थ की है। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, मुझे तो बहुत डर वैसे ही लग रहा है। मैं आपको सुन रहा था सोशल मीडिया पर लगातार, हमारे रेडियो केदार के माध्यम से, अपना हमारे मित्र हैं राजेश पांडे जी, जिनके माध्यम से मैं आप तक पहुंचा हूं। और उनके पास जब आप थी और उन्होंने आपके ऊपर जो आर्टिकल्स लिखा है, मैं इतना प्रफुल्लित हुआ हूं कि हमारी बेटियां इतनी हिम्मत वाली होती हैं कि वो सामान्य पुरुषों को तो एकदम किनारे कर दोगे, आम आदमी की बस की बात नहीं होती। और फिर लड़कियां, लड़कियां बात काफी कठिन है लड़कियों के लिए। वो केवल मात्र हिम्मत रखना, वहां तक पहुंचने का ही नहीं, बल्कि रास्ते की भी कठिनाइयां हैं, सामाजिक सोशल जो हमारे डिफिकल्टीज है उनको भी कहीं ना कहीं वो करना है, फेस करना है। और धीरे धीरे करके आपने अपने हिम्मत को इस तरीके से बनाया कि नेपाल जैसी जगह पर अवकारी में गिर गया। अधिकतर होता तो वहीं पे लंबे हो जाते, भाई अब तो मेरे बस का है नहीं। लेकिन आपने अपना टारगेट और भगवान की कृपा, अपने माता पिता का आशीर्वाद, परिवार की दुआएं और इतने बड़े सभ्य समाज, जितने समाज आपके साथ है, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, आपकी भावनाओं को सल्यूट कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं कि आप इस विषम परिस्थिति से निकलते हुए भी आप यहाँ तक पहुंचिए। यही बात होती है हमारी उत्तराखंड की बेटियों की, भारत की बेटियों की, कि उन्होंने कभी भी अपने हिम्मत को नहीं हारा, और उस हिम्मत को न हार करके वो यहाँ तक पहुंची हो। आप हमारी एक प्रेरणा पुंज हो, हमारी आने वाली संतति बेटियों के लिए भी प्रेरणा पुंज हो, प्रेरक हो। इसलिए कि जो घरों के अंदर दीवारों में, चार दीवारों के अंदर बैठ करके भी केवल बहानेबाजी बना रहे हैं कि बाहर ऐसा है, अंदर ऐसा है, मेरे बस का नहीं है, ये नहीं होना, वो नहीं होना, उनके लिए भी आप एक मशाल के रूप में काम कर रही हो कि उनके जो अंधेरे रास्ते हैं, सोच के अंधेरे रास्तों में उजालों की महक, उजालों की चहक और उजालों का जो सैलाब है, उसको आप लाने का काम करो। मैं आपको बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपसे जानना चाहते हैं हम रेखा जी कि आप एक अच्छी योगाचार्य हैं,
योग की जो विधा है उसको आपने अपने जीवन में कब उतारा, क्योंकि वो योग आपके लिए एक टॉनिक बन करके तो आई, लेकिन एक गॉड गिफ्ट बन करके भी आया है जिसने आपका जीवन वापस लौटा दिया। मैं समझता हूँ कि आप अगर योगाचार्य नहीं होती, आपके अंदर हिम्मत नहीं होती, तो वहां से लौटना बड़ा काफी कठिन था, क्योंकि पैरालाइज हो जाना और उसके बाद हिम्मत का टूट जाना, फिर उसके बाद लड़की में थोड़ा सा अंतर होता है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। हो सकता है कि मैं लड़का हूँ, आदमी हूँ, इसलिए कह रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा था। अधिकतर महिलाएं, अधिकतर लड़कियां बिल्कुल इस रूप से निराशा का भाव को बना देती है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपने जो योग की शिक्षा ली है वो तो पहले से थी, या आपने बाद में, नहीं बताएंगे हमारे दर्शकों को जी, रेखा जी? सर मेरा 2017 में डिप्लोमा हुआ था, 18-19 18, हाँ, और 18 में मेरा डिग्री, 19 में फाइनल हो गया था। उसके बाद मैंने अपना सेंटर खोला था, और जैसे ही मैंने वो करा था वैसे ही तुरंत जैसे ही मेरा फाइनल होके मैंने सेंटर खोला, मेरे को डेंगू और पैरालाइज हो गया। फिर उसके बाद काफी टाइम लगा ठीक होने का। फिर उसके बाद जब ठीक हुई तो फिर मैंने ज्वाइन किया। फिर सर मेरा एक ही मोटो था कि जैसे मैंने खुद को रियलाइज किया, खुद को ठीक किया, मतलब खुद को कैसे करके ठीक किया जा सकता है, या मैंने सर 1 साल बाद दवाइयाँ, डॉक्टर को पास टेस्ट कराना, दवाई खाना सब खुद से छोड़ दिया। क्या मतलब बात। मैंने सोचा था कि जितना डॉक्टर ने मेरा इलाज करना था उतना कर चुका है, मैंने खुद से ठीक होना है। क्योंकि मैं दवाई खा के खुद ब खुद ही मेरा 95 kg वेट हो चुका था सर। ओ। और उन दवाओं से जितना असर होना था जो हो गया था, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके बाद मैंने खुद पे काम करना शुरू करा। मैं सर पतले होने के लिए रोज शाम को 200-250 सूर्य नमस्कार खुद से खींचती थी। और जब सूर्य नमस्कार इतना करती थी तो उसने मेरा स्टेमिना बहुत बढ़ाया। स्टेमिना बढ़ा बढ़ा के साइकिलिंग करके फिर मेरे को एक माइंड में आया कि मैं ऐसे ही लोगों को ठीक करूंगी जैसे मैं थी, पैरालाइज हो, कैंसर पेशेंट क्या हो, बात। या कुछ भी। और इनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट योगा सिखाती हूँ सर, ये मेरी मुहिम है। और मैं मतलब मेरा अरे मानना वाह। ऐसा है कि जब तक वो सही नहीं होगा तब तक वो मेरी जिम्मेवारी है। बस उसके अंदर करने का एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैं करूंगा। मतलब मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, वो खुद का एक मनुष्य का होता है। जैसे हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सिर्फ अपनी जितनी उसने उसके अंदर वो है वो उतना ही पार्ट लगा सकता है। सामने वाले के अंदर कितना ज्यादा है, कितनी जिज्ञासा है, जैसे पढ़ने वाले बच्चे के अंदर कितनी जिज्ञासा है, वो कितना जानना चाहता है, कितना उसके बारे में सर्च करता है, वैसे ही अगर मैं किसी को योगा सिखा रही हूँ तो मेरा ये है कि सामने वाला कितना वो है। तो सर ऐसे ही मैं भी एक टीरी गढ़वाल की प्रीति को ठीक कर रही हूँ। वो काफी ठीक हो चुकी है। वो बिल्कुल बेड में लेटी थी, क्या मैंने बात। उसको फेस टू फेस नहीं देखा है और ऑनलाइन देखा है, तो आज प्रीति वॉकर से चलती है। ऐसी मैंने एक अरे वाह। उत्तरकाशी का विभू है जिसको भी पैरालाइज हुआ था, वो बच्चा भी एक पैर से, हाथ उसका ऐसा था। आज विभू अपना के बद्रीनाथ साइड रहता है, तो उधर से और देहरादून बाइक में आता है और बाइक अरे से वाह, जाता है। क्या बात। हाँ। बहुत सुंदर। और मैंने बहुत ऐसे लोगों को, एक सर हैं आईटीबीपी में हैं, उनके भैया थे, उनको भी एकदम ब्रेन हेमरेज हुआ था और पैरालाइज हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो मैंने उनको धीरे धीरे, वो तो मेरे सेंटर पहले मैंने ऑनलाइन सिखाया, मैं आपको उनका वीडियो भेजूंगी, मेरे पेज पे है। तो वो ऐसे चल भी नहीं पा जी। रहे थे। आज वो सर अपना गाड़ी चला के रोजगार करते हैं, स्कूल वैन चलाते हैं, बच्चों को पालते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। उन्होंने मुझे कुछ दिया या नहीं दिया, बट मेरे अंदर से खुद से लगता है कि हाँ मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, मैं किसी के लिए कुछ हूँ, मतलब कोई प्रेरणादायक हूँ कि लोग मेरे वजह से ठीक होते जाते हैं। और ऐसे में ही मेरी एक स्टूडेंट थी, मतलब ऐसे मिलते रहते हैं मुझे, कैंसर पेशेंट थी। तो ऐसे ही मैंने उसको ऐसे ही बोला कि देखो, जैसे आदमी बोलता ही है हर किसी को, मैं हर किसी को ही बोलती हूँ कि देखो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम्हें एक हिम्मत करनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि हमें ठीक होना है, ये होना है। तो मैंने उसे भी बोला था और मैंने कहा फेस करो लोगों को, कभी भी ना इन चीजों से भागना ही नहीं है। ठीक है ना, किसी से हमने कोई वाह। रिश्तेदारी नहीं निभानी है, या कुछ नहीं करना है, अपनी लाइफ है, अपने उससे जियो। और मैंने कहा कुछ भी है ना, हम क्या कोई बात। गलत काम नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर हम सही हैं तो हमें फेस करना है, लोगों को फेस करना है। मतलब हमें तकलीफ है भाई, हम क्यों किसी से छुपे हैं, ये हमने खुद से नहीं किया, ये हमारे साथ हुआ है ना। तो हम धीरे धीरे इसको ठीक भी कर सकते हैं, तो आपने इन चीजों से भागना नहीं। तो वो बिल्कुल बाल उसके निकल चुके थे, तो उसने बोला कि मैम ऐसा बोलना होता है, खुद पे एक बार हो तो तब पता चलता है कि लड़कियों के लिए बाल कितने इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा यार इसने ऐसा बोला तो मैं भी पक्का एक बार इस चीज को रियलाइज करूंगी। तो 2 महीने तो मुझे सोचने में लगे
इतने लंबे बाल काटूंगी तो काटूंगी कैसे, घर वाले तो मार के भगा देंगे। ओहो, फिर उसके बाद बहुत सोचा सोचा और ऐसी ही कर रही थी, 2 रात तो बिल्कुल नींद नहीं आई उसके बारे में सोच सोच के। और एक दिन ऑनलाइन क्लास दी मैंने उसको, रात को 9 बजे जैसे ही क्लास खत्म हुई सीधा खड़ी हुई और एकदम गाड़ी पकड़ी और इधर नीधर उस सैलून में चली गई। मैंने उससे बोला मेरे बाल पे उस तरह मार दो, उसने कहा मैम आपका दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई तू मार दे, मैंने तेरे को बोला ना। और मैंने घर पे भी नहीं बोला, मैं अपने पापा को बोल के गई थी। मेरे पापा ने कहा तू पागल हो गई, तू उल्टे उल्टे काम मत किया कर। और फिर मैं गई और मैं बिल्कुल सेविंग करवा के आ गई बालों का, बिल्कुल उस तरह मरवा के आ गई। और मैंने उसे बोला कि जैसी तुम हो बहुत ऐसी मैं फेस करूंगी इस चीज को कि कैसे जिया जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा था कि मैं बाल कटवाने के बाद कभी कैप नहीं पहनूंगी। और मैंने कैप नहीं पहनी और मैं ऐसी करके जाती थी। तो एटलीस्ट जब मैंने ऐसे किया तो मैंने किसी पेज के साथ कोलैब किया जो डोनेट करते हैं बालों को, कैंसर पेशेंट को ना। तो मैंने उनके साथ वो किया कोलैब। तो मेरा जब पोस्ट देखा तो बहुत लोगों ने देखा, तो लोग हमारे घर आने लग गए। मैं घर पे तो मिलती नहीं थी कि मैं सुबह क्लास रहती थी, फिर 11 बजे तक क्लास से बिजी बिजी, तो मैं बहुत कम लोगों को दिखती हूँ घर पे। तो फिर लोग मेरे मम्मी पापा को बोलने लगे तुम्हारी बेटी बीमार है, उसको कैंसर है ये। फिर जब रोज लोग ऐसे ऐसे बोलने लगे तो मुझे खुद से अंदर से ना एक डिमोटिवेशन सा आने लग गया कि यार जब मुझे ये चीज नहीं है, लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, जिसको ये चीज होती होगी वो कैसे फेस करता होगा। तो सर मैंने इस चीज पे काम किया है कि जो ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां इतनी बड़ी नहीं है जितना हमारा समाज इस चीज को बहुत बड़ा वो कर देता है। कभी हम किसी मरीज को जाते हैं तो हमें उससे एक वो देना चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए कि यार कुछ नहीं होता, तू ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा तो चलता रहता है यार, लाइफ में तो एक पार्ट है। आज ऐसा है, कल आज दुख है, कल सुख है, मतलब हमें उससे बढ़ाना चाहिए। लोग बोलते हैं अरे राम, जैसे मैं भी थी तो लोग बोलते थे अरे राम तुम्हारी बेटी अब किसी काम की नहीं है, शादी की उम्र थी, शादी करनी थी, अब इससे पैरालाइज हो गया, अब तुम कब तक इसे पालोगे, माँ बाप हैं तो करोगे, माँ बाप नहीं रहेंगे तो किसी के भैया भाभी क्या करते हैं। मतलब मेरे भैया भाभी ने मम्मी पापा से ज्यादा स्ट्रगल किया मेरे लिए, वो अभी भी करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से। फिर ऐसे ऐसे करके हर चीज वो करते थे। तो उस टाइम पे एक पिंच होता था, है ना। तो ऐसी जब मैंने उस लड़की को देखा तो फिर मुझे लगता था कि कोई बीमारी भी ना होके, ये जब लोग ज्यादा वो करते हैं उससे ज्यादा बढ़ावा मिलता है इस चीज को। जब उस लड़की ने मुझे बताया तो फिर जब वो बाहर निकलती होगी तो वो बाहर इसी के लिए नहीं निकलती थी क्योंकि उसके सर पे बाल नहीं थे। बाहर जाते हुए तो 50 लोग पूछते होंगे कि अरे यार तुम ऐसे क्या हुआ, तुझे बीमारी है, तुझे ऐसा हो गया, तुझे वैसा हो गया। तो ये चीज जब फेस करता है ना आदमी, तो उसके जो हार्मोन्स होते हैं ना, जो बैड हार्मोन्स है वो गुड हार्मोन्स में हावी होने लग जाता है, जिसके कारण बिल्कुल। आदमी की जो मानसिकता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड है मेन जो ग्रंथि को संभालती है, जब वही कार्य नहीं कर रही है तो आदमी क्या होता है, घबरा जाता है। और उससे जो उसके हर चीज अंदर जो जो भी चीजें हार्मोन से वो बिगड़ने लग जाते हैं, जिससे बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना को स्ट्रांग बनाए, विल पावर जिसे कहते हैं। आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मेन है विल क्या बात। पावर। मैंने वैसे भी लोगों को देखा, कई पर एक्सीडेंट देखा, कोई बेहोश हो जाता है और कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है कि उसी को उठा के लेके जाता है और बिल्कुल उससे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। तो ये अपनी अपनी व्यक्तित्व है, अपना अपना विल पावर है और अपनी अपनी मानसिकता है। तो ये सब है। बहुत बहुत बधाई आपको, इतना सुंदर हिम्मत की बात आपने की और बहुत लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। आपकी बातों को सुनकर तो बस मैं तो भाव विभोर हो गया हूँ कि इतनी हिम्मत, ईश्वरीय कृपा और माँ भगवती जगदम्बा की कोई कृपा है कि जो आप स्वयं में उस दुर्गा के अवतार के रूप में हो। अपने एक शिष्य के लिए अपने बालों को दे जाना, ये आहुति बहुत कम लोगों के अंदर ये भावना होती है, लेकिन आप इतने इंटरनल रूप से भी उसको आपकी जो फीलिंग्स है, जो आप भावनाएं उनको व्यक्त कर रही हैं, वो अपने में काफी मैं समझता हूँ बहुत कठिन है, काफी क्लिष्ट। लेकिन आप इन चुनौतियों को भी स्वीकार करते हुए दूसरों के लिए जो आपका भाव है, जो मनोभावनाएं हैं, आपकी जो संवेदनाएं हैं, वो कोई दैवीय कृपा का भाव है, देवत्व का भाव है। और उसी देवत्व ने आपको एक बार फिर से लौटाया। एक योगाचार्य के अंदर जो स्टेमिना होती है, उसकी एनर्जी होती है, उसकी जो पावर होती है और उसकी जो पॉजिटिविटी होती है, उसके जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। आपने कहा मैंने कभी 96 केजी वजन को डाउन करने के लिए कितना बड़ा संघर्ष, क्या आज लोग खाना छोड़ देते हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, कोई कहता है ये नहीं खाना, कोई कहता है वो नहीं खाना, चावल मत खाओ, रोटी मत खाओ। आजकल ऑनलाइन में लगातार लोग देते हैं
फिटनेस के लिए करें, आपको ये नहीं वो नहीं, अरे आखिर खाना क्या है? लेकिन अंदर के आपके अंदर जो शक्ति है, जो देवत्वता का भाव है, वो इतना परिमार्जित आपको कर देता है, इतना स्ट्रांग बना देता है अंदर से कि आप अपने भाव को लेकर के, अभी आपने इतनी अच्छी बात की, हमारे सारे दर्शक प्रशंसा कर रहे हैं। आपने कहा कि दुनिया से हमें क्या लेना देना है, हम अगर अपने में सही हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हमारे मार्ग से हिला नहीं सकती है। और ये बात आम बेटियों के अंदर नहीं होती। हमें गर्व है आप पर, गर्व है कि आप इतना बेहतरीन काम करें समाज के लिए, अपने बालों को दे जाना। मैं समझता हूँ कि आप तो सौंदर्य प्रसाधन की, आप तो जानती हैं, इतने सारे लोग बैठे पड़े रहते हो, कह रहे हैं कि हमारे स्किन ऐसी होनी चाहिए, हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, सौंदर्यता रहने पर, लेकिन आपने हर चीज को दूर करते हुए अपने लिए एक स्थान बनाया है, और निश्चित सर रूप से माँ भगवती की कृपा। जी जी। सर मैं इसमें एक और चीज बोलना चाहती हूँ। कोई भी, जैसे लोग कहते हैं कि ये चीज लगाने से या ये चीज करने से ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को लगता है कि आप जितना ध्यान करेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आपकी सकारात्मक ऊर्जा रहेगी ना, हमारे पीछे एक ऑरा होता है सर। सर हर चीज हमारे अंदर है, अमृत हमारे अंदर है, चक्रास हमारे अंदर है, क्या बात। ऑरा हमारे अंदर है जो भगवान के पीछे होता है। पर हमें इस चीज को समझना है, मतलब किसी भी चीज को हमें करना है तो हमें निस्वार्थ भाव से करना है। अगर हमारी भावना अच्छी होगी तो हमारे फेस में खुद ही एक तेज होगा, खुद ही एक तेज आ जाता है। अगर मैं रोज पॉजिटिव हूँ, मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं सूर्य को जल चढ़ा रही हूँ, मंत्रों का जाप कर रही हाँ हूँ, हाँ। तो मुझे किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं पॉजिटिव हूँ क्या तो मैं बात। सबको पॉजिटिव कर दूंगी सामने से। क्यों? क्योंकि मेरा ऑरा खुद पॉजिटिव है। लोग कहते हैं, जैसे कि सामने लोग कहेंगे अरे यार ये मेरे साथ लड़ता है, ये बेकार है, ये बेकार नहीं। वो बेकार नहीं है, हम बेकार है। अगर मैं पॉजिटिव हूँ वाह। तो मेरे लिए सब वैसे ही हो जाते हैं। हमारा जैसा ऑरा होता है सामने वाला वैसे हो जाता है। आपने दूसरी बात बोली है कि लोग मोटापे के लिए खाना छोड़ना, ये मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मैं उनको बोलती हूँ प्रॉपर डाइट लो, कोई भी खाना नहीं छोड़ना है। क्यों? आजकल सब ऐसी नकली खाना है, इतने में भी आप छोड़ दोगे तो तुम खा क्या रहे हो, है ना? क्या इससे बात। बढ़िया ये है कि समय पे खाओ, समय पे सो, समय पे उठो, और उतना ही अपना समय पे वर्कआउट करो। तो आप, पहले के लोग भी तो अच्छा खाना खाते थे और सारा दिन भर अपना मजदूरी करते थे, अच्छे से काम करते थे और स्ट्रगल करते थे और बिल्कुल फिट रहते थे। क्या बात। आपने इतने शानदार बात और इतनी बड़ी पॉजिटिविटी आपके हर शब्द में, मैं बता रहा हूँ, एक औषधीय तत्व जो आप बोल रही हैं, मानो ऐसा लग रहा कि आप नहीं बोल रहे, कोई परमात्मा, कोई दैवीय शक्ति है, माँ भगवती की कोई कृपा है। मैं तो आपके परिवार को भी बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, आपके माता पिता को। मैं जानना चाहते हैं, हमारे एक दर्शक हैं सिंगापुर से जुड़े हुए, जैनेन्द्र जी कह रहे हैं कि आपके परिवार का सपोर्ट आपके साथ कैसा रहता है, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? आदरणीय रेखा जी, मेरा निवेदन है, बताएंगे आप थोड़ा सा? सर सबसे मेन तो परिवार ही होता है, और मेरे घर में मेरे पापा क्या बात। हमेशा मेरे मोटिवेशनल रहे। मेरे पापा जब मेरी ऐसे करके, अभी भी, अब तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए, 1 साल हो गया उनको। तो मेरे पापा का हमेशा यही रहता था कि कुछ नहीं होता है, शादी-शुदी में कुछ नहीं रखा है। अपने पैरों पे, दम पे खड़े रहो और कुछ अच्छा करो। वाह। अपने अपना कमाना है, अपना खाना है, ये कुछ नहीं है। आजकल ये सब बकवास है। और मेरे मम्मी-पापा हमेशा, जब मैं बीमार रहती थी, तो मेरे मम्मी-पापा का ये था कि वो मुझे 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोकते थे। अगर मेरी मम्मी वॉशरूम वगैरह जा रही है, तो मेरे पापा मेरे साथ बैठे रहते थे। और फिर ऐसा होता था क्या कि जब बात। वो मेरे साथ दिन भर बैठे रहते थे, तो फिर मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं अगर रोऊँगी, तो इनको लगेगा कि ये दुखी हो रही है। तो मैं उनके लिए सोचती थी, वो मेरे लिए। और परिवार का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। भैया, भाभी और मम्मी-पापा लोग, और वो आज भी मम्मी मेरी सपोर्ट करती है। बस मेरे पापा को ये लगता है कि तू कहीं ठुक-पीट के मत आ। बाकी किसी चीज़ से कोई डर नहीं रहता था, बस इसी चीज़ से रहता था। और मैं सर शुरू से ही एक बार पूछती थी अपने घरवालों को, मैं यहाँ जा रही हूँ, ठीक है? हाँ, तो बस वो हमेशा हाँ कर देते थे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और आपकी जो दिनचर्या है रेखा, दिनचर्या जो आप सुबह से लेकर के शाम तक, कितने एनर्जी आपके अंदर है, और बिल्कुल आपके आभा मंडल की जो चमक लग रही है, वो तो ऐसा लग ही नहीं रही कि आप सुबह से लगातार काम करते हुए, और अभी हमारे साथ 9:45 बजे। और आज का संघर्ष तो आपने जो किया है, उसके लिए भी मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। हम लोगों ने 8 बजे अपना प्रोग्राम देना था, लेकिन आपने क्या क्या क्या, मैं तो एक बार सारा हिसाब किताब लेकर के अलग बैठ गया था। मैंने कहा दूसरी बार वो करेंगे। लेकिन आपने मेरी भी हिम्मत बढ़ाई और इतना कुछ मुझे भी दिया है, क्योंकि मैं
स्वयं काफी पॉजिटिव रहता हूँ हर मामले में, लेकिन आपने जो तत्व मुझे दिया है उस तत्व को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। तो थोड़ा अपनी दिनचर्या का जो रोटा चार्ट है आपका उसको बताएंगे हमारे दर्शकों को। सर मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और अपना हाथ वाह। मुंह धोया, फ्रेश वगैरह हुई और फिर मैं यहाँ से अपने घर से साइकिल लेके 7 किलोमीटर जीएमएस रोड मेरी क्लास है। अरे वाह। मैं मैं वहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन 2 क्लास देती हूँ 7:30 बजे तक। फिर वहाँ से साइकिल लेके फिर वापस आती हूँ। फिर वापस आने के बाद मेरे पास 1 घंटे का ब्रेक होता है, आधा घंटे का। आधा घंटे में फिर अपना जल वगैरह चढ़ाया, अपना पाठ पूठ करा, पूजा करी। फिर इसके बाद मैं 8 बजे से फिर क्लासेस लेती हूँ 11 बजे तक। 11 बजे के बाद क्लास लेने के बाद सर मतलब हम लोग तो गढ़वाली फैमिली से हैं और हमने इधर पे गायें भी रखी हुई है, मतलब हमारा काफी कुछ है इधर पे। और फिर उसके बाद अरे मैं वाह। अपनी भाभी के साथ हेल्प करती हूँ, जैसे कि झाड़ू पोछा करूंगी, पूरी डस्टिंग डुस्टिंग करूंगी और वो नाश्ता बनाएंगी तो मैं बर्तन धोऊंगी। उसके बाद रोटी सब्जी वो वाह। जो भी नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट हुआ, फिर उसके बाद मैं जैसे कपड़े लगाए हैं तो कपड़े धो दूंगी और फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। फिर उसके बाद मेरे घर वाले मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। फिर 12-1 बजे करीब मैं सोई और ठीक 3:30 बजे करीब मैं उठती हूँ। तो फिर हमारे पास गायें दस। हैं, तो गायें ज़्यादा हैं तो मेरी भाभी कब तक दूध निकालेगी करके, तो मैं उनके साथ 2 गायों का दूध निकाल के उनके साथ हेल्प करके फिर साइकिल पकड़ती हूँ और 4 बजे तक अपनी दूसरी क्लास पे चली जाती हूँ। वहाँ से 8 क्या बजे बात। आती हूँ। 8 बजे से फिर घर पे मेरी 10 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और फिर खाना खाया फिर सो गए बस। क्या बात है, सॉलिड, बहुत शानदार आपकी दिनचर्या। और दिनचर्या जिसकी सुबह सुंदर होती है उसका दिन अति सुंदर होता है। हमारे स्वामी शिवानंद जी महाराज का कहना था, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के यहाँ ऋषिकेश की नगरी में हो रहे हैं और उनका यही बोलना था। आपकी बातों से तो लग रहा है कि रेखा जी की वास्तव में आपका जो जज्बा है वो जज्बा निश्चित रूप से देवत्व भाव का जज्बा है। आप दूसरों को भी प्रेरणा दे रही, स्वयं संघर्ष करते हुए आप लोग निकले कि हमने तो संघर्षों से ही लक्ष्य शिखर को पाया है और विध्वंसों के तांडव में भी गीत सृजन कर गाया है। आप वास्तव में इतने महान हो, इतने छोटी उम्र के अंदर जो आपके तजुर्बे हैं और आपकी बातों पर जो वास्तव में उसकी गांभीर्यता है और महत्वपूर्णता उसकी बात के अंदर है, वो अपने में प्रशंसनीय और अतुलनीय है। इस उम्र में आपके अंदर इतने सारे अनुभव हैं जीवन के, उन अनुभवों को लेकर के आप सबके मार्गों को प्रशस्त करती, दुखियों के दुखों को दूर करने के लिए उनको उत्साहित कर रही। ये अपने में बहुत बड़ी ऊर्जा आपके अंदर है और माँ भगवती से हम यही प्रार्थना कामना हमेशा करेंगे कि आपकी ऊर्जा सतत रहे, ताकि हमें भी गर्व हो कि हमारी बेटियां निश्चित रूप से हिमालय की तरह अटल है, गंगा की तरह निर्मल और पावन है, वो सरहद पर है, वो गगन पर है, वो शिखर पर है और वो हमेशा हमेशा समंदर के अंदर की लहरों में भी काम करती है। ऐसी भारत की बेटियां हों, इस कामना के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना बड़ा संघर्ष के साथ हम लोग जुड़े और आप इस हिम्मत नहीं हारी। मुझे लग रहा था कि आप जरूर कुछ, मुझे थोड़ा सा चिंता ये हो रही थी कि अगर आपका कोई क्लास वर्क हो, मैं अपनी बेटी से आपसे बात करवाई कि उनसे नहीं ये नहीं पूछ कहीं क्लास डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, कहीं उनको प्रेशर तो नहीं पड़ रहा, अतिरिक्त आपके ऊपर कोई दबाव ना हो, आप नहीं मेंटली नहीं सर। इस तरह से फ्रेश रहे कि मैं इस प्रोग्राम से जुड़ रही हूँ। क्योंकि मेरा भी लक्ष्य यही होता है, मैं भी बहुत काम करता हूँ लेकिन उन कामों के बावजूद भी आप जैसे लोगों को मिल करके मुझे अति प्रसन्नता होती है। मैं सोचता हूँ मैंने किसी तीर्थ की यात्रा कर दी है। अरे और सर। लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम दिन भर इतना काम करते हो उसके बावजूद भी तुम ये सारा कुछ चलाते हो। ये मेरा अपना अतिरिक्त शौक है मेरा, मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों को जोड़ता हूँ। मैं इसको 6 साल से चला रहा हूँ। आवाज साहित्यिक संस्था का ये पेज है। जब कोरोना काल था हमने घरों के अंदर बंद लोगों के एक प्रकार से इंटरटेनमेंट किया है, साहित्य को, संस्कृति को और संवाद को, बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुला करके लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। बड़े आयुर्वेद आचार्यों को बुला करके डेंगू या आप जैसे कह रहे थे उस समय हमारे यहाँ पर जो इतना बड़ा खतरनाक कोरोना जैसी बीमारी हो गई थी, उस बीमारी में लोगों ने बड़ा काम किया और हमारे साथ डॉक्टर जुड़े, एम्स के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर जुड़े, दिल्ली से हमारे साथ लोग जुड़े, सफदरजंग से जुड़े, गंगाराम से जुड़े, आपके जॉलीग्रांट से जुड़े, आपके सिनर्जी से जुड़े, सीएमआई से डॉक्टर उड़ाल साहब जुड़े। कई सारे लोगों को हमने ऐसे जैसे आपको आज आमंत्रित किया स्टेज पर, ऐसे ही उनको भी आमंत्रित करके हमने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि जीवन सबसे बड़ी ध्येय निष्ठा है। आपने कहा, मेरे पापा ने कहा कि शादी वादी कुछ नहीं, मैं बिल्कुल इसी बात का समर्थक हूँ
कि पैर अगर हमारे किसी मंजिल की तरफ के हैं तो वो जीवन की सबसे बड़ी विजय होती है। बाकी तो सब कुछ अपने आप आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। आपके अंदर इस उत्तराखंड देवभूमि की बेटी होने के नाते आप गाय का दूध भी निकाल रही हैं, आप गोबर भी निकाल रही हैं। आपने कहा मैं अपनी भाभी के साथ मदद करा, मेरा रोम सर रोम कण कण पुलकित हो रहा जी। सर गाय का ऐसा है कि हम लोग बाहर का दूध पीते थे, तो हमने अपनी मम्मी को बोला कि इतना पीछे जमीन है हमारी, हम सब मिलके करेंगे। तो फिर हम क्या सब बात। ने मिलके, मेरे पापा के अंदर भी था कि निस्वार्थ भाव से गाय पालने हैं, तो हम लोग, हमने पहले एक रखी फिर दो रखी, तो सर हम अब सब मिलके करते हैं। सब मिलके मतलब सबको अपने 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 काम पे जाना होता है, सब जॉब वाले हैं। वाह। हाँ, मेरा भाई भी गवर्नमेंट जॉब पे, वो सब मिलके करते हैं। जैसे किसी ने गोबर निकाला, किसी ने दूध निकाला, किसी ने गाय को नहलाया, किसी ने, अब क्योंकि दूध सबको चाहिए ना, तो हम इसके लिए कहते हैं कि दूध सबको चाहिए, अगर पीना है तो सब मिलके करो। तो हम सब मिलके काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हम कि यार वाह। जिम्मेवारी है या हम किसी को रखेंगे। ऐसे नहीं, रखने के लिए हम रख सकते थे, पर हमने कहा नहीं, हम खुद से एक तरफ से गाय की सेवा भी हो जाती है, और कहते हैं कि जितनी बार हम गाय के नीचे झुकते हैं उतनी बार हमारे कई कष्ट कटते हैं। अरे तो वाह। इस वजह से क्या भी, बात। और हमारा ये लगता है कि बीमारी पहले, एक हमेशा कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर आपके यहाँ चार पाए का कोई जानवर है तो कोई भी दुख पीड़ा आती है तो पहले उस पे आती है, तब वो आपके घर पे प्रवेश करती है। तो मतलब गाय को कितनी रखने सुंदर। से हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव वो मिलती है, तो इसके लिए हम सारा परिवार मिलके गाय की सेवा करते हैं और हमें बहुत आपके अच्छा लगता समर्पण को सैल्यूट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने अपने खेती से जुड़े हैं, अपने पुराने जो ट्रेडिशन हमारी परंपराएं हैं उन परंपराओं से जुड़ी हैं। और है। सर सबसे बड़ी बल्कि भारी मैं, बात यह है रेखा जी की, जी सर बोलिए। बल्कि मैं तो कभी गढ़वाल गई ही नहीं हूँ, हमने गढ़वाल देखा ही नहीं है। मैं यहीं पैदा हुई हूँ। मेरे पापा एमए में जॉब करते थे, तो हम पंडितवाड़ी में किराया, मतलब वहाँ किराए पे रहते थे। तो हमने सबने भाई बहनों ने यहीं आके सीखा है, ऐसे ही करके बिना दूध देना, और वाह। धीरे धीरे करके सीखा, और तब हमने स्टार्ट किया। हमने कभी गढ़वाल मतलब ऐसे गए नहीं है। मम्मी लोग रहते थे, पर हम क्या लोग बात। यहीं के बॉम्बे और यहीं रहते थे, तो हमने गढ़वाल देखा नहीं है, बट हम सब कुछ करते हैं अब। हमें लगता है कि करना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही हमारे प्रफुल्लित हैं सारे हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हैं देश विदेश प्रदेशों से। और आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसी बेटियां हिम्मत वाली हो जाए तो निश्चित रूप से कुलम पवित्रम जननी जी करते वसुंधरा पुण्यवती से तेनम, कुल की पवित्रता के चिराग अगर आपके जैसे हो जाएं, बेटियां आपकी जैसी हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि वो परिवार तो सौभाग्यशाली होगा ही, लेकिन और लोगों को जिनको आप प्रेरणा दे रही हैं उनके भाग्य को जगाने का काम कर रहे हैं, उनके जीवन में ऊर्जा को संतुलित कर रहे हैं, उनके उत्साह को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो अपने में बहुत बड़ी सेवा आपकी है। वो देश की सरहद पर जैसे कोई सैनिक काम कर रहा, उसी तरह से आप भी समाज में जो एक प्रोटेक्शन आर्मी अपने शब्दों से उस प्रोटेक्शन आर्मी को बचाने का काम कर रही है, ये भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। और एक सबसे बड़ी भारी बात है, इतनी बड़ी खुशी हमें ये हुई है कि वर्तमान समय में लोग कहीं ना कहीं जो आस्था का क्षेत्र है उस आस्था के क्षेत्र से विमुख से हो गए हैं। वो अपने तकनीकी को, अपने विज्ञान को, अपने समाज को नहीं बल्कि विज्ञान को, चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन आपने हर विधा को नमन करते हुए अपने आस्था की बात लिखी है। आपने कहा मैं पूजा करती हूँ, आपने कहा मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, सूर्य अर्घ्य देती हूँ, आपने कहा कि मैं भगवान पर विश्वास रखती हूँ। ये सबसे बड़ी पूजा है। और इस पूजा ने ही आपको ये जीवन दान दिया है, जिस जीवन के लिए आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इतने लोग आपको देख रहे हैं, इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो इसके सर लिए एक मैं बार इसमें फिर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जी। सर सर मैंने इसमें काम किया है कि मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो एनजाइटी पेशेंट होते हैं, जो डिप्रेशन में है, जो बच्चे डिप्रेशन में। जी। तो मैंने ये चीज देखा है कि डिप्रेशन आपको, आप मंत्रों का जाप करोगे तो आपको डिप्रेशन, जो 10-10 साल से नींद की गोली 3-3 टाइम गोली खा के सोते थे, आज आपने मेरे पेज पे रिव्यू पढ़ोगे तो उनकी तीनों टाइम की गोलियां छूट गई। सिर्फ किससे? महामृत्युंजय करवाती हूँ सर मैं उनको, गायत्री मंत्र करवाती हूँ, क्या बात। ओम का उच्चारण करते हो। मैंने खुद ये प्रैक्टिकली देखा है, जब मैं बेड पे पड़ी हुई थी तो मैं आधा आधा घंटा सिर्फ महामृत्युंजय कर सकती थी। सर उस टाइम पे वो इतनी विल पावर आपकी स्ट्रांग करता है, जो हमारे मंत्र हैं, जो हमारी गीता है, उस पर इतनी पावर है सर, इतनी पावर है। अगर आप उसको रोज उसका पाठ करोगे तो आपके अलग ही तेज रहेगा, और आप अलग ही पॉजिटिव रहोगे आप लोग। और मैंने इस पे काम किया, और मैं अपने सेंटर में रोज इसका जाप करवाती हूँ, सुबह भी शाम क्या भी। बात। जितने ये डिप्रेशन वाले लोग हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और उन पे रिजल्ट आए हैं, उन्होंने साल साल में, मतलब 10-10 साल से दवाइयां खा रहे हैं और साल भर में वो ठीक हो गए।
क्या अब बात। आप मतलब ये मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, आप किसी चीज को बिल्कुल किसी चीज का अध्यात्म हमारी लाइफ में होना, सर WHO की उसकी तरफ से ये है कि जो अगर मेरा शरीर बिल्कुल फिट दिख रहा है, ठीक है, मगर अगर किसी ने मुझे कुछ कहा मैंने एकदम उससे उल्टा जवाब दे दिया तो भी मैं स्वस्थ नहीं। हमें मानसिक, क्या बात। शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से जो व्यक्ति होता है वो उसे ठीक कहा जाता है कि भाई जो व्यक्ति अपने वाह। अध्यात्म को मान रहा है, अपनी मानसिक शक्ति भी उसकी स्ट्रांग है कि बगल में कुछ भी हो जाए, किसी की अगर गाड़ी टूट जाती है तो लोग निकल के उसको मारने लग जाते हैं, अरे ये नहीं सोच रहे ये तो प्लास्टिक है, ये टूट गया, हम जिंदा है, कम बात है क्या। वहीं पर रिलैक्स क्या होके एक बात है, स्माइल बहुत पास सुंदर। करके कि यार भाई कोई बात नहीं, तो इसका खर्चा दे दिया, कुछ नहीं होता उतने, वो भी मतलब मेंटेलिटी ठीक नहीं है। आप वहीं पर भी धैर्य रखो, लोगों के अंदर धैर्य नहीं है, उस चीज पे भी मैं काम कर रही हूँ कि मतलब अपने अंदर थोड़ा रिलैक्स फील करो, लंबा गहरा सांस लो और सोचो कुछ नहीं हुआ है, हमारा क्या जीवन बात है है, तो सब बहुत बढ़िया। चीज है, हम स्वस्थ है तो सब चीज है, मतलब पॉजिटिव। तो इन चीजों को आप अगर करेंगे, लाइफ में लाएंगे मंत्रों को, इसको और प्राणायामों को, तो आदमी की पूरी लाइफ चेंज होते हुए देखी है सर मैंने। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर आपने बात की है। और निश्चित रूप से आवाज फिर से आपको एक बार आमंत्रित करेगी, और क्योंकि समय की सीमा धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, और हम लोगों ने आपने इतना सुंदर अपना उद्बोधन दिया, इतने प्रेरक बातें की स्वयं से लेकर के, क्योंकि अंतर ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्परा, ज्योतिर्ज्योतिर्बहुर ज्योति आत्म ज्योति शिवो हम। दुनिया में अगर हमारे आत्म ज्योति भगवान के नाम से प्रदीप्त हो रही है तो हम दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें किसी भी जो बीमारियां हैं, असाध्य रोग हैं, उन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं यदि हम कर्मनिष्ठ हैं, हमारी भावनाएं पवित्र हैं, हमारी निर्मलता है, पावनता है, सज्जनता है, ईमानदारी हमारे अंदर है, तो वो किसी देव शक्ति से कम नहीं है। और वही लोग विजय प्राप्त करते हैं दुनिया में जो वीर भोग्य वसुंधरा की सूक्ति को चरितार्थ करते हैं, जो इस भाव के लोग होते हैं। जैसे हमारे साथ जुड़ी हैं रेखा रतुड़ी, और रेखा रतुड़ी की बातों को सुनकर के तो लग रहा है कि हर बेटी इसी रूप से हो, ताकि माता पिता को भी गर्व हो, अपने पिता का नाम सुनाम धन्य कर रहे हैं, पूरे परिवार को श्रेय दे रही हैं। और इतना संघर्ष और इतनी बड़ी हिम्मत, ये दोनों का जो एक प्रकार से संबंध बनाया आपने और उस पर विजय प्राप्त किए, वो अपने में बहुत बड़ी विजय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी रेखा? लास्ट में आपसे एक निवेदन है, बताएंगे जो हमारी बालिकाएं हैं, बेटियां हैं, उनको लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के साथ, समाज के साथ आप देख रहे हैं कि जो स्थितियां बन रही है, परिस्थितियां बन रही है समाज में, उसके लिए आप जैसी बेटी क्या संदेश देना चाहेगी अपने आने वाली बहनों को? जी सर मैं यही देना चाहूंगी कि पहले अपने पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, अपने पैरों पे खड़े हो, है ना। क्या जैसे बात। कि और अपना खुद का मतलब सर मेरे को लगता है कि जैसे लोग आजकल शादियां कर रहे हैं, एकदम डिवोर्स कर दे रहे हैं, उसके बाद वो दूसरे की उसमें हक मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ रहना, उसे छोड़ दो, अपना कमाई अपने अपने दम पे खड़े हो। मेरा उनका यही संदेश है कि अपना पढ़ो लिखो, अपने पैरों पे खड़े हो, पहले अपना विल मतलब क्या अपनी बात। कमाई करो, और तब आपको लगता है कि आप सब चीज सक्षम है, तब जाके आप किसी आगे किसी चीज के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात आपने कही। स्वयं सजे वसुंधरा संवारे दें। जब तक आप स्वयं सजेंगे नहीं, स्वयं सही नहीं होंगे, तब तक तब तक वसुंधरा को किसी और आप को। कुछ भी नहीं दे सकते। इस भाव को लेकर के आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपके नाम नहीं दे सका क्योंकि आज हमारे साथ रेखा रतुड़ी, जो हमारी ऐसी बेटी है जिस बेटी ने उत्तराखंड के गौरव के लिए अपना काम किया है, और आने वाला समय उनका स्वागत करेगा। इतनी हिम्मत जिनके अंदर है, और जिसने स्वयं परेशानियों को जूझते हुए पूरे शरीर खत्म हो चुका था पैरालिसिस से, एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिससे कि निराशा का भाव होना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत से अपने जीवन को एक बार फिर से उठाया है, और बद्री केदारनाथ से लेकर के नेपाल तक की यात्रा की है। आज भी सुबह 4 बजे उठती हैं, लगातार साइकिलिंग करती हैं, और योगा की क्लासेस चलाती हैं, सबको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। इस भाव के लिए आप हमेशा अपने जीवन, आप लोग भी खुश रहना सीखिए। जीवन कुछ नहीं, शरीर मध्य खलु धर्म साधनम। हमारे जीवन में शरीर है तो सब कुछ है, लेकिन उस शरीर को खाली जानवरों की तरह बड़ा नहीं करना है, जानवरों की तरह नहीं ढोना है, उसको बोझ नहीं बनाना है, बल्कि मानव जीवन है, उस मानवता को, उस सज्जनता को, उस पावनता को, उस पवित्रता को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। इन्हीं भाव के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यही विश्राम देते हैं। एक बार फिर से मैं रेखा रतुड़ी का
बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। आपके संघर्ष को भी प्रणाम करता हूँ और पुनः इस आशा के साथ कि आपकी आवाज के साथ हमेशा हमेशा जुड़ी रहेगी और एक योगाचार्य के रूप में हम आपको आमंत्रित करेंगे। आज तो हमने आपको एक सामाजिक प्रेरक के रूप एक मोटिवेटर के रूप में भी इस पर आमंत्रित किया था। आपके विचारों को सुना, बहुत अच्छा लगा और पुनः इस मंगल कामना के साथ कि आप यशस्वी ओजस्वी तेजस्वी रहें और इसी प्रकार के आपके आभा मंडल पर हमेशा उदित भास्कर की किरणें, अरुणिमा, लालिमा हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार जी, प्रणाम। धन्यवाद।